जैसे जैसे दौरान आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो उस दौरान जो है आप कैसा फील करते थे, या कोई अगर निगेटिव चीज आती थी आपके मन में? क्योंकि 2 साल 3 साल घर से बाहर रह करके पढ़ना और बिना जॉब के पढ़ना, थोड़ा सा बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। आपका सा सर्कल कैसा है? आपका अगर वो घूमने वाला है तो वो आपको वैसा ही बताएगा। बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा दोस्त मत बनाइए, बस इतने दोस्त बनाइए कि आपको मोटिवेट कर सके। अच्छा, अब बच्चा जो सबसे ज़्यादा जो इंतज़ार करता है वो ये करता है कि भाई अगर आपकी किसी चीज़ में नौकरी है तो उसमें सैलरी कितनी मिल रही है। यूपीएससी की जो जॉब है ये सब 4200 ग्रेड पे की है, जिसमें आपको डीए मिलता है, वो भी इंक्रीमेंट हर साल 2 बार इंक्रीमेंट उसका होता है, तो ओवरऑल सैलरी तो गुड बन जाती है। फिर भी नियर अबाउट कि उसमें एक हर महीने आईफोन खरीद सकते हैं या हर महीने जो चलता है ट्रेंड की ये खरीद सकते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी को पता है कि ये चैनल जितनी भी ऐसी टेक्निकल क्लासेस है, जितनी भी आपके टेक्निकल परीक्षाएं या पेपर आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी की तैयारियों के लिए बनाया गया है। और इसी क्रम में अब हम ये भी कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे सेलेक्टेड है उनसे आपको मिलाया जाए, जो भी रणनीति उन्होंने अपनाई थी अपनी तैयारी के समय में, वो सारी चीजें आपको पता चले ताकि आप भी एक बेहतर और शानदार नौकरी पा पाइए। इसी क्रम में आज हमारे साथ है प्रभात गुप्ता जी, जिनका यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 वाली जो वैकेंसी थी उनमें इनका फाइनल सिलेक्शन था और 2024 में जाके इनकी फाइनल जो है वो ज्वाइनिंग हुई है। प्रभात से उनकी तैयारी को लेकर और बाकी सभी चीजों को लेकर भी हम लोग लगातार बात करेंगे। और जितनी भी आपकी पैरी हैं, जैसे इन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, तो हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि डिप्लोमा हमने कर रखा है या बीटेक हमने करा या आईटीआई हमने करा है, तो हो सकता है हमारे पास उतने मौके ना आए, या कभी कभार कोई मौके आते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं भुना पाते। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगे और आपको ये भी चीज समझ में आएगी कि प्रभात ने इससे पहले कई सारी नौकरी ज्वाइन करके छोड़ी भी है और कई सारी परीक्षाओं में इनका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है। उन सभी चीजों को हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं अभय सर, और अभय सर आपको एमडी टेक्निकल क्लासेस पर सिविल का सब्जेक्ट बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। अब अपना जो टारगेट है वो यही होगा, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी जेई या बाकी परीक्षाओं में भी सिविल के थ्रू बच्चों को सिलेक्शन दिलाया जाए। नमस्कार सभी को, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रभात गुप्ता जी, जिन्होंने गवर्नमेंट नौकरियां कई सारी जो है प्राप्त की हैं, और उनका जो फाइनल अभी जो जॉब कर रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एस सी जी में जॉब कर रहे हैं। जो उनका डिपार्टमेंट है वो है आवास विकास, है ना प्रभात जी? तो इन्होंने जो है आवास विकास के डिपार्टमेंट के अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने नौकरी करके, या मतलब फाइनल सिलेक्शन ले करके इन्होंने छोड़ रखा है। तो जैसा कि एक कहावत इनके ऊपर लागू होती है कि पंखों को फैला जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या जो है आसमान देखता है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आजकल गवर्नमेंट जॉब की बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये प्रभात की मेहनत ने ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप किसी चीज में जो है काफी मेहनत से और जो है लगन से लगे रहेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब भी बेटा आपके पीछे पीछे आती है। और इसका उदाहरण है प्रभात गुप्ता जी। तो प्रभात का स्वागत है एमडी टेक्निकल क्लासेस पे यहाँ। और अब प्रभात से सबसे पहले तो ये जानेंगे, जब भी कोई बच्चा सिलेक्शन लेता है तो कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि हो सकता है कि उनके स्टार्ट से ही ऐसे रहे हों घर पे प्रवेश की, वो सोच रहे हो कि भाई इस तरीके का हमें डिप्लोमा लेके चलना या हमें ऐसे तैयारी करना। तो शुरुआती बैकग्राउंड बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और डिप्लोमा आपने किस ट्रेड से करा और क्या प्लानिंग से करा था। सर, मैं सिलाबट डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने सर 2015 में हाई स्कूल किया है, फिर उसके जस्ट बाद हाई स्कूल के बाद ही मैंने डिप्लोमा किया है सर। अच्छा, हाई स्कूल के बाद तो हाँ, मैंने इंटर से ज्ञान दिया जी कप का थ्रू जो होता है, उसमें मुझको फर्स्ट टाइम ही सिविल ट्रेड मिल गई। और वहीं मैं घूमता हूँ अब जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक से ही मैंने पॉलिटेक्निक किया 2018 में। फिर उसके बाद से ही मैं मतलब बस ये था कि मतलब तैयारी करके तुरंत गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अच्छा अच्छा, इसमें जैसा सिविल आपने जो चूज करा तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं जब बच्चा बीटेक करने जाता है या बाकी सभी चीजों में, तो कंफ्यूज होता है कौन सा ट्रेड ले। तो सिविल चूज करने का कोई हाँ, तो इसके बाद तो सर मेरे फैमिली वाले ही मतलब भैया लोग जैसे डिसाइड किए कि कौन सी ट्रेड हो, तो वो तो मतलब गार्जियन ही जानते हैं कि इस समय क्या चला, क्योंकि स्टूडेंट को उस टाइम पर नहीं पता होता है कि कोई ना कोई चाहिए जो। हाँ बट गाइडेंस के लिए आपका गार्जियन एक चाहिए। तो वो फैमिली वाले भैया लोग डिसाइड किए, तो उसे आपका मैं इसी फील्ड में आ गया। फिर उसका मुझको इंटरेस्ट भी आता है, क्या मतलब लगा कि यार ट्रेड अच्छी है सर।
तो सिविल से आपने डिप्लोमा डिप्लोमा आपका कब फाइनल हुआ? 2018 में सर मेरा। और सिविल से करा, उसके बाद फिर जो है सरकारी नौकरी की तैयारी में लग के कैसे कैसे करना है। ठीक है। प्रभात बेटा, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने काफ़ी गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज को क्लियर किया है। जैसा कि बच्चों का, जो बच्चे डिप्लोमा करके आते हैं तो उनको थोड़ा सा डाउट ये होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, और गवर्नमेंट जॉब पाना जो है बड़ा कठिन है और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा थोड़ा सा नर्वस होता है जब बच्चा फ्रेशर आता है। तो इसलिए मैं इससे आप देख पा रहा हूँ कि आपने तो बहुत सारी जो है वैकेंसीज को क्वालिफाई कर रखा है। तो इसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई थी? ये सब गवर्नमेंट जॉब में कठिन नहीं कहूँगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब आना कठिन है, लेकिन ये है आपका डेडिकेशन इसमें इम्पोर्टेंट है, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। मतलब आपको शुरुआत से ही बाकी लड़कों से अलग होना पड़ेगा। मतलब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझको मतलब अभी एंजॉयमेंट मतलब करना है, लेकिन एक लेवल तक। ये नहीं कि मैं मतलब स्टडी को भूल जाऊँ, अपने सपने को भूल जाऊँ। अगर वो आपके अंदर है तो आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर देंगे। मतलब आपको डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते जाना है। और आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते जाएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ सर ये, इसमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। मतलब आप 1-2 साल पढ़ेंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, नहीं हो पाता है। मतलब मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब तैयारी करता गया सर, थोड़ा थोड़ा रह रहा था, तो मतलब एक टाइम पर सर डाउट हो जाता है कि यार हम हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो उस टाइम पर ही आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, मतलब ये लोग आपको मोटिवेट करते हैं सर कि हो जाएगा, लगे हो जाएगा। फैमिली वाले आपका सपोर्ट कर, इसमें सपोर्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर किसी साइड से सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप मतलब फिर डर जाएंगे, फिर ये अपने आप से डाउट हो जाता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आप डेडिकेशन और मोटिवेशन के साथ बढ़ते जाइए तो ओवरऑल फाइनल भगवान सुनते ही हैं सर। अच्छा, एक बार जो है प्रभात 2018 में डिप्लोमा इन्होंने बाहर किया, अब वहां से लेके आपने अभी तक कौन कौन से पेपर दिए हैं सर, अब किस किस में आपका फाइनल सिलेक्शन हो वो जरूर बताइए। सर मैंने जैसे ही 2018 में डिप्लोमा किया, उसके बाद मैंने कोचिंग की सर। 1 साल मैंने अच्छे से मेहनत से पढ़ी। फिर पहला एग्जाम सर मैंने एसएससी जेई का ही दिया। अच्छा, 2018 में। हाँ, 18 में मतलब 19 में दिया सर। हाँ, पहला मैंने एग्जाम एसएससी जेई करे, मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फर्स्ट टाइम ही मेरा प्री निकल गया सर। और जैसे ही प्री निकला, मतलब मुझको बहुत खुशी हुई कि मतलब लग रहा है कि अच्छा तैयारी चल रही है। मतलब ये लग रहा था पहली बार में हो जाएगा, मतलब फर्स्ट बार एग्जाम दो तो लगता है अभी में नौकरी मिल जाएगी। तो प्री के बाद मैंने मैथ्स भी अच्छे से पढ़ा था। उस टाइम मैथ्स डिस्क्रिप्टिव, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है। उस टाइम डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव थोड़ा अलग होता है पैटर्न, मतलब। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर बुक्स खरीदी, क्वेश्चन पेपर लगाए, क्या सर से भी हेल्प ली, पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। अच्छा, इस तरह से आप ऑफलाइन लगा था। हाँ, मैं सर के साथ टचअप में मैं अभी तक हूँ। मतलब हाँ। मतलब कुछ टाइम भी मैं क्वेश्चन जो नहीं लगते सर कहते थे, मैं कोचिंग के बाद आप मुझसे पूछना, नाइट में पूछना, मैं क्वेश्चन भेजता था कि सर इसको कैसे लिखेंगे, क्या इसका। तो सर बाद में उसको भेजते थे टाइम पर, लेकिन मैं जुड़ा रहा हूँ क्लास तक। तो मैथ्स डिस्क्रिप्टिव था, मैंने इसको लगाया, मेहनत की सर। और मेरा मैथ्स भी निकला सर, मतलब प्री निकला, मैथ्स निकला। फिर डीवी खिलेगा, डीवी में 2 या 2.5 टाइम्स कार्ड करते हैं एसएससी में पहले। तो तब सर मैं डीवी तक गया, लेकिन ओवरऑल मेरा फाइनल सिलेक्शन सर नहीं हो पाया। और फिर मतलब जब लिस्ट में मतलब लग रहा था हो जाएगा, फिर मतलब इतना बहुत मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगा सर। हाँ। फिर उसके बाद सर लोगों से बात हुई, सर ने कहा ठीक है, लगे रहो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बहुत ही अच्छा है। फिर मैंने तैयारी सर शुरू की। उसके बाद मैंने रेलवे का एग्जाम दिया, मतलब उसी टाइम रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसमें भी जी आरआरबी जेई सर 2019 में आई थी आई थिंक। तो उसमें भी सर सीबीटी फर्स्ट की तैयारी की, उसमें बुआ नानटे का सीबीटी फर्स्ट। हाँ। तो मतलब उसमें एक नए रिदम के साथ साइंस पढ़ना, मैथ्स पढ़ना, और मतलब जीएस, और मतलब उसमें फिर टेक्निकल पढ़ता था, मतलब टेक्निकल में बंद नहीं, फिर नॉनटेक पे और मोटिवेट होकर पढ़ने लगा। फिर नॉनटेक उसमें सीबीटी फर्स्ट पढ़ा, अच्छे से वो निकल गया सर, सीबीटी फर्स्ट भी क्लियर हो गया। फिर टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें टेक्निकल में भी नॉनटेक पूछता है, सेकंड पेपर में थी। फिर मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। अब बैड लक सर, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन कुछ नंबर से रह गया। मतलब संघर्ष सब बढ़ता चला जा रहा था। एसएससी दिया उसमें, फिर एसएससी का नेक्स्ट ईयर मैंने दिया। फिर मतलब एसएससी की हर साल आती वैकेंसी, फिर सर मैंने उसका प्री दिया, प्री भी निकला अच्छे से। फिर मतलब वही प्रीवियस ईयर वाला सर मोटिवेशन चल रहा था कि चलो प्री निकल रहा अच्छा। फिर मैं तो आगे भी मेंस डिस्क्रिप्टिव था कि अब तो अब सर ऑब्जेक्टिव इंट्री वो चल रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ा। हाँ, अब मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ना है। फिर मतलब सर सेकंड टाइम भी उसमें भी प्री मेंस डीवी तक गया सर, लेकिन ओवरऑल बाही बैड सर उसमें भी नहीं हुआ। फिर मतलब सर फेस ऐसा आने लगा ना, फिर कोई भी एग्जाम दे रहे थे तो ओवरऑल 1-2 नंबर से फाइनल रह रहा था। फिर मतलब 3-4 यानी एसएससी जेई आपका 2 बार लगभग नहीं हुआ।
फिर उसके बाद आपने RRBG रखा, वो भी उसकी फाइनल नहीं। वो भी सर उसमें भी फाइनल नहीं हुआ। और उसी टाइम सर एक वैकेंसी आई थी, उसमें दिया, उसमें भी सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर सर डाउट होने लगा कि मतलब कैसे क्या होगा, सिलेक्शन हो नहीं रहा था। मतलब ये संघर्ष फेस चल रहा था। मतलब सर रूम पर रहना, अकेले ही खाना बनाना, खुद ले तैयारी करना, और फिर इंजॉयमेंट भी नहीं हो रहा। दिन रात घूम पड़े हो, ना अच्छा खा पी पा रहे हो, ना घूम टहल पा रहे हो, फिर पढ़ भी रहे हो सर, 100% अपना दे रहे हो, फिर नहीं मिल रहा है तो अंदर से लगता है कि ऐसा। फिर सर लोगों से बात हुई कि सर वो नहीं लेके आ गया। 3-4 साल मतलब फेस ऐसा ही सर चला, विदाउट सिलेक्शन, कंटिन्यूस स्टडी। बट उसके बाद सर ने कहा मोटिवेशन से पढ़ते रहो, देखते रहो। फिर मतलब और लेवल से सब पढ़ाई स्टार्ट की, और हार्ड लेवल से, कि मतलब नाइट में भी पहले सो जाते थे 12 बजे, फिर 3-4 तक 5-6 घंटा मैंने सोना स्टार्ट किया, बस उसके अलावा पूरा टाइम स्टडी पर देता था। अच्छा। मतलब सिर्फ 6 घंटे सोना था, मतलब फिर पर्टिकुलर आपके जो जरूरी काम है वो करना, बाकी पूरा पढ़ता था। अच्छा, प्रभात से हम लोग की जब बात हो रही थी, तो इन्होंने बताया कि जब तक ये अपने तैयारी वाले स्टेज में थे, तब तक इन्होंने सारे सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो इसका विशेष कारण पढ़ाई है कि कुछ और भी था? नहीं सर, पढ़ाई ही था। मतलब ये था कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता है स्टडी से, ये रियलिटी है सर। मतलब रील्स स्क्रॉल स्क्रॉल करते 5 मिनट के चक्कर में आपके 5 घंटे चले जाएंगे और जान पाएंगे। तो सोशल मीडिया से एट अ स्टडी टाइम आप ज्यादा दूरी नहीं, लेकिन आपको इतनी दूरी बना के रखनी कि आपकी पढ़ाई में बाउंडेशन ना आए। मतलब आपको ये ना लगे आपका टाइम वेस्ट हो गया, आप जान भी नहीं पाए। जैसा व्हाट्सएप या बाकी सब चीजें तो बड़ा यूज टू हो गए कि आदमी भी यूज करना ही करना। और तो करना ही तो वे पड़ेगा। कैसा जो है वो कैसे फिर गुजरा समय कि भाई व्हाट्सएप भी नहीं चला रहे, फेसबुक भी नहीं चला रहे? यूट्यूब पर देखता था, जैसे थोड़ा इंटरटेनमेंट चाहिए तो थोड़ा यूट्यूब पर सॉन्ग और हमेशा कोई चाहिए एग्जाम। बाकी सर स्टडी के लिए जो मटेरियल था मैं टेलीग्राम यूज करता था सर। टेलीग्राम में? टेलीग्राम पर स्टडी चैनल वगैरह ज्वाइन किए थे, पीडीएफ में से लिया का बैंक मिल जाता था सर, उसमें भी लिया वगैरह नहीं। और मुझे याद है कि आप टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजते थे कि मेरे टेलीग्राम, मैंने 1-2 बार बोला कि व्हाट्सअप कर दो, तो आपने बोला कि नहीं सर व्हाट्सअप में नहीं चलाता हूँ। अच्छा, जो कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ, वो टेलीग्राम थे क्वेश्चन ये सेंड करते थे। तो अब इसके बाद अब सिलेक्शन का कब से शुरुआत हुआ फिर? उसके बाद से पावर ग्रिड में वैकेंसी आई थी 2000 आई थिंक 22 या 23 में आई थी एग्जैक्ट। पीजीसी, जी पीजीसीआई है, उसमें सिविल की 2 या 3 वैकेंसी थी सर। केवल 2-3? दो थे। एनआर थर्ड से मैंने फिर फॉर्म भरा था, उसको भी मैंने अच्छे से तैयार, उसमें भी टेक नॉन टेक दोनों पूछता है, तो मैंने प्रॉपर वे में नॉन टेक को भी उसके सिलेबस के हिसाब से तैयार किया। टेक्निकल तो मेरा मजबूत था ही, लेकिन मैं ये नहीं मान रहा था मेरा सब तैयार है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मुझको ये लगे था मेरा सब तैयार है। वो अंदर से विश्वास नहीं आता। विश्वास नहीं आता है सर। तो फिर मैंने टेक्निकल नॉन टेक प्रॉपर स्ट्रेटजी का तैयारी की, और फिर उसके रिजल्ट का वेट कर रहा था। फिर लिस्ट में सर जैसे नाम आया प्रभात गुप्ता, मतलब अंदर से मतलब एक अलग खुशी मिली कि यस आई कैन यू। तो सब जब आपका रिजल्ट आया PGCL में 2023 वाले में, सबसे पहले घर पे आपने किसे बताया? सबसे पहले सर ने मदद को बताया। अच्छा, तो रिएक्शन क्या रहा घर वालों का कि यार ये काफी लग? तो उस टाइम तो किसी के बोल नहीं निकल रहे थे कि मेरा बच्चा इतने से तैयारी कर रहा है, फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा था, बस खुशी के आंसू छलक रहे थे सर। बिल्कुल। और ये होता है जब मेहनत इतना कुछ करा रहता, और ये सीखने वाली बात भी है भाई। बच्चे भी होते हैं ना कि वो 1-2 बार में, अभी तो और ज्यादा कम अनपावर्ड सब जो सहने वाली वो आ गई आदमी के अंदर, क्योंकि हम रील्स भी देखते हैं तो सोचते हैं 30 सेकंड में सब बता दे हम हुआ। तो जब हम 1-2 एग्जाम फेल हो जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो किसी न किसी दूसरी चीज में आ जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब आप प्रभास से ही सीखिए कि इन्होंने 3-4 साल लगातार कई सारी नौकरियां नहीं निकली, फाइनल सिलेक्शन तक जा जाके जो है वो नहीं हो पाया फाइनल मेरिट में नाम, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और फाइनल जो है PGCL 2023 होने में सिलेक्शन हुआ। फिर UP SSC का 2018 वाला वैकेंसी था, उसका पेपर कब 23 में हुआ था? जी सर, उसका पेपर 23 में, उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा, क्योंकि उसमें नॉन टेक और टेक आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपका अगर एक भी स्ट्रीम कमजोर है, सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। आप इतना सेल्फ कंपटीशन हो गया ना कि आप ये नहीं कि आपका 2-4 भी क्वेश्चन अगर गलत हुए ना तो आप कंपटीशन से बहुत दूर बाहर हो जाएंगे। तो मतलब आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करना है, और एग्जाम के टाइम पर आपका ब्रेन पावर कैसे काम कर रहा है, आपको मोटिवेट होकर एग्जाम देना है। मतलब वहां आपको ये समझना है कि मेरा फुल तैयार है। मतलब भले ही आपकी तैयारी कम हो, लेकिन एग्जाम के टाइम पर आपको इतना लगना चाहिए कि मेरा फुल तैयार है। वहां पर आपको अच्छे से एक क्वेश्चन देना है, वहां ये कोई मिस्टेक नहीं करनी कि गलती से ये गलत हो गया। मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, एक क्वेश्चन की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन से रुक गया। मतलब मैंने सर एक एग्जाम दिया था इसमें, कंटेनमेंट बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की सिर्फ 1 वैकेंसी निकली थी, सिविल की, लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड, और पार्टिकुलर वो सर लखनऊ की जॉब थी। तो उसमें सर मैंने एक अलग लेवल से तैयारी की कि मतलब एक वैकेंसी थी, लोग दूर रह रहे, हो जाएगा, दे देंगे, होना है, लेकिन मैंने उसको ऐसे तैयार किया कि ये सिर्फ मेरे लिए है।
तो मतलब उसको भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा सर, अच्छे से तैयारी की और डेडिकेशन के साथ फिर एग्जाम दिया, और उसमें सर मेरा सेकंड रैंक आई। मतलब एक वैकेंसी थी, सेकंड रैंक आई। और क्या भाई, बहुत बड़ी बात। हाँ सर, मतलब फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये था कि आप कर गुजरने की अगर आपके अंदर क्षमता है, बिल्कुल, तो कोई भी एग्जाम ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, यू कैन डू। जैसे कि प्रभात आपने बोला कि कंटेनमेंट बोर्ड में एक वैकेंसी थी, तो आपने अप्लाई किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक दो पोस्ट के लिए जो है अप्लाई नहीं करते हैं। उनको लगता है कि 1000 वैकेंसी आएगी या 500 वैकेंसी आएगी तभी हम अप्लाई करेंगे। तो आपने एक वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, तो आप मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं या जो देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मतलब जो भी फॉर्म आए, अगर वो दे सकते हैं, फॉर्म अप्लाई करके तैयारी से पेपर देना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर आपने कोई एक भी वैकेंसी आ रही है तो आपको फॉर्म तो अप्लाई करना चाहिए। आप ये मत सोचिए फॉर्म की फीस ज़्यादा है, मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। कुछ चीज़ें आप मैनेज करके अपने फैशन को कम करके, बिल्कुल। कि मतलब अपनी ज़रूरतों को जो दिखाने वाली चीज़ें उसको कम करके आप सिलेक्शन लीजिए, आप फॉर्म सब भरिए। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत देखें कि इसमें कम वैकेंसी है ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, आप उसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए फॉर्म तो सर ओवरऑल मैंने ज़्यादातर सारे फॉर्म भरे हैं सर, वनडे एग्जाम के मैं सारे फॉर्म भरता था। नहीं, तो मैंने इसे देखा भी, जो भी बच्चे सेलेक्टेड होते हैं सर, वो फॉर्म सारे ही अप्लाई करते हैं। कभी कुछ बच्चों की टेंडेंसी होती नहीं, कोई पार्टिकुलर फॉर्म ही भरेंगे और कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, या कोई फॉर्म जो है मान लीजिए राजस्थान का आया, एमपी का आया या साउथ का आया, तो फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, उतना दूर नहीं जाना है या मेरा सिलेक्शन वहाँ पर नहीं होगा। बच्चे अक्सर सोच लेते हैं कि एक दो पोस्ट आई, मेरा कोई सिलेक्शन उसमें नहीं होने वाला। तो इस फेज से आप कैसे मतलब देखना चाहेंगे इसको? सर मेरा तो यही मानना है, आपको फॉर्म सारे अप्लाई करने हैं। आप कहीं का भी आप फॉर्म अप्लाई कर दे स्टार्टिंग में, आप एक सिलेक्शन ले लीजिए। बिल्कुल। उसके बाद आपको जहाँ से नौकरी करनी है उसकी तैयारी करते रहिए, पर्टिकुलर आप उसके पास भी आ जाएगा। मतलब जॉब के साथ भी आप जॉब ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने जॉब के साथ ही फिर मैंने यूपी डबल से मेरा ड्रीम था स्टेट में जॉब। अच्छा, पीजीसीएल आपने ज्वाइन कर लिया था और फिर यूपी ट्रिपल सी जेई फाइनल हो गया, वो जॉब के के साथ प्रिपरेशन करते रहे। डेडिकेशन चाहिए लेकिन इसके। जी सर, रेडी कैसे हो, क्योंकि कंपटीशन का दोस्त सर ऐसा है ना, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। बिल्कुल। मतलब आपको कोई आपका कुछ भी दोस्त ऐसा बोल देंगे या फिर आप बाहर सोसाइटी वाले ऐसा बोल देंगे कि कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब डेडिकेशन और मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर, कि जब आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई या मान लीजिए एसएससी जेई भी आपका जो है वो रहा, और बाकी सभी जैसे बच्चा क्या एसएससी जेई का प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाता। ज़्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या आ जाती है, हमने प्री कर लिया तो मेंस में हम कहीं ना कहीं रुक गए। तो तैयारी को लेकर मेन ट्रेड आपका सिविल है, तो सिविल में आपने शुरुआत कैसे किया अपनी पढ़ाई को लेकर, और सिविल कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, वो पूरा एक बार जरूर रणनीति बना। एक्चुअली में सर सिविल में काफी ब्रॉड सिलेबस है। मतलब आपके सब्जेक्ट्स भी 13 14 15 ओवरऑल इतने सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो आपको बहुत मेहनत के साथ पढ़ना, एक एक सब्जेक्ट खत्म करके पढ़ना है। स्टार्टिंग मतलब जैसे आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हैं, आपको एक सीक्वेंस से पढ़ना है। सबसे पहले आपने बिल्डिंग मटेरियल खत्म किया, फिर आप सीटी खत्म कीजिए, क्योंकि सीटी जो है बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड सब्जेक्ट है। फिर आप आरसीसी खत्म कीजिए। आप ये नहीं कि आप आरसीसी पहले पढ़ जाए, बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट आप छोड़ दें, क्योंकि आपको एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। मेरे को कैसे चला। हाँ सर, आप इतना तैयार याद नहीं कर पाएंगे, लर्न करेंगे भूल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग निकालने आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। आपको सोम लगानी है तो उसके पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, तो आप पहले मैकेनिक्स तैयार कीजिए फिर आप सोम लगाइए। तो मतलब आपको एक लेवल के हिसाब से पढ़ते जाना है तो सर। ये सिविल की तैयारी के बीच में अभय सर से आपकी मुलाकात कहाँ। हाँ भाई सर से मेरी सर फर्स्ट टाइम मुलाकात 2019 में कोचिंग में हुई थी, और 2019 से ही अगर तभी से टच अपने हैं। अच्छा, उसमें मतलब भाई सर को सिविल इंजीनियर के ब्रॉड मतलब माइंडेड मैं तो मानता हूँ, क्योंकि हर चीज में मतलब नॉलेज सर इतना है कि मेरा सिलेक्शन करवा दिया पैसे ने, ये है वो की। तो सिविल में आपने मतलब पहले तो लाइनअप बना के पढ़ा कि भाई सब्जेक्ट को, अगला जो चैप्टर आ रहे हैं सब्जेक्ट है उसको रिलेट कर सी, उस हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो नॉन टेक वाला पार्ट है जैसे मैथ्स आ जाता है, जीके जैसा आ जाता है, अभी इतनी बार एक आपको अगर जेई की नौकरी जाए, आपको नॉन टेक ही एज टेक्निकल मजबूत है। जितना आपका टेक मजबूत है उतना ही नॉन टेक मजबूत होना चाहिए। अगर आपका नॉन टेक मतलब लड़के ऐसे होते हैं कि इनका टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नॉन टेक में वो पीछे रह जाते हैं। जैसे रेलवे की वैकेंसी आती है, आप पहला नॉन टेक आपका कमजोर है तो आप सीबीटी मर्चिंग नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो मैथ्स दे ही नहीं पाएंगे। जैसे बेटा अभी आपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की बात की, तो जैसे बच्चों को अक्सर ये दिक्कत आती है, जैसा कि मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ कि कुछ बच्चों का टेक्निकल बहुत अच्छा होता है और कुछ बच्चों का जीएस बहुत अच्छा होता है। जैसे उनको टेक्निकल पढ़ने में मज़ा आता है, वो टेक्निकल ही पढ़ते रहते हैं और जीएस को कहते हैं हम बाद में पढ़ लेंगे,
है ना? हाँ तो सर। क्या बच्चों को ये गलती करनी चाहिए? नहीं सर, ये गलती करेंगे तो कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में आपको टाइम टेबल सेटअप करना है। जैसे मेरा सर टाइम टेबल ये था, मैं 7 to 8 आवर पढ़ता था, बिल्कुल। जिसमें से सर मैं 5-6 घंटे टेक्निकल पढ़ता था, 3 आवर्स में नॉन टेक का निकालता था। डेली? डेली सर, ये डेली का था, मतलब सैटरडे संडे कुछ नहीं, कंटिन्यू 7 डेज। मतलब मैं ऐसे ही सर पढ़ता था कि मतलब टेक्निकल का अलग टाइम था, नॉन टेक का अलग टाइम था। कोई टाइम टेबल था कि हम 9 बजे से ये पढ़ेंगे, 10 बजे से ये पढ़ेंगे? हाँ सर, टाइम टेबल था वैसे। मैं मतलब मैं मॉर्निंग में पढ़ने की मेरी आदत नहीं थी कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही पढ़े, आप जिस टाइम से कंफर्टेबल टाइम पढ़िए। तो मतलब आपने अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो किया। जी सर। तो जैसे स्टूडेंट कभी कोई ऐसे भी इंस्पायर हो जाते हैं, जैसे आपका टाइम टेबल उन्होंने देखा तो उनको ये लगता है कि अगर हम प्रभात जी का टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो मेरा भी 4-5 यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है सर, किसी का टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना है। बिल्कुल। आप जिसमें कंफर्ट हैं। अब जैसे कोई रात में पढ़ने में कंफर्टेबल होता है, रात में पढ़े। कोई सुबह उठ के पढ़ने में कंफर्टेबल होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हम सुबह उठ के पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन आएगा। नहीं, मैं सुबह नहीं पढ़ पाता था, मैं सुबह थोड़ा मतलब रात में लेट नाइट तो पढ़ देता था, सुबह देर सुबह देर में उठते थे। बिल्कुल। तो ये एक आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही। आप ये जरा बताएं कि जैसे जैसे दौरान आपके सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो उस दौरान जो है आप कैसा फील करते थे, या कोई अगर निगेटिव चीज़ आती थी आपके मन में? क्योंकि 2 साल 3 साल घर से बाहर रह करके पढ़ना और बिना जॉब के पढ़ना, थोड़ा सा बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं। और कई सारे बच्चों को मैंने देखा कि बहुत अच्छे बच्चे जिनका सिलेक्शन होने वाला होता है, वो एंड टाइम पर घर चले जाते हैं, और घर चल जाने के बाद उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। तो आप लगातार कोविड टाइम में भी लखनऊ में रहे और पढ़ते रहे, तो वो उस टाइम के बारे में जरा बच्चों को बताइए। सर, ये जो फेस होता है तैयारी का, इस टाइम में जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं, आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है। मतलब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर सेल्फ पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में काफ़ी मन लगता है पढ़ने में। खूब लड़के पढ़ते हैं मन लगा के कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। लेकिन रियलिटी इतनी जल्दी होता नहीं है सर। मतलब आपको लगना पड़ेगा। कोई भी अच्छी चीज पाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा सभी। 22 लाख कुछ लोग हो जाते हैं तो अच्छी चीज़ है, मतलब आपका हो भी सकता है। लेकिन आप ये मत मानिए कि शुरुआत में पढ़ेंगे होगा और ना बाद में पढ़ेंगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको उसी रिदम से, जिस रिदम से आप स्टार्टिंग में आए हैं, वही रिदम आपको लास्ट फॉलो करना है, जब तक आपको कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। एग्जाम क्रैक। तो स्टार्टिंग में सर मैंने भी अच्छे से पढ़ा, लेकिन लड़के सर ये करते हैं ना, स्टार्टिंग में पढ़ के फिर धीरे धीरे उनकी कैपेसिटी कम होती जाती है। मतलब शुरुआत में 1-2 साल पढ़े, फिर कम पढ़ने लगते हैं, उससे कम पढ़ने लगते हैं, घूमने टहलने। इस पे अगर करेंगे तो आप कंपटीशन बाहर हो जाएंगे। तो ये सर जो फेस था, मैं ऐसे मोटिवेट था कि मतलब सर, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। आपका सर सर्कल कैसा है, आपका अगर वो घूमने वाला है तो वो आपको वैसा ही बताएगा। बिल्कुल। आपका सर्कल, आप बहुत ज्यादा दोस्त मत बनाइए, बस इतने दोस्त बनाइए कि आपको मोटिवेट कर सके। मतलब जिस समय आप बात करें, भाई मन नहीं लगना पढ़ने में, क्या करे, हो नहीं रहा है, तो उसमें वो इतना कह सके कि हो जाएगा। मतलब ये सपोर्ट, जब मतलब सर खुद डाउट जब जब कोई दूसरा बोलता है ना हो जाएगा, तो अंदर से पता नहीं कुछ लगता है कि हाँ हो जाएगा। मतलब दूसरा जब कहता है मोटिवेशन मिलता है सर, तो आपका फ्रेंड सर्किल ऐसा तो जरूर होना चाहिए जो मोटिवेट करे आपको। अगर आपको मोटिवेट लड़के नहीं करे, डिमोटिवेट करे, आप उस सर्कल से बाहर हो जाइए। हाँ, वो होता भी धीरे धीरे, जब किसी एग्जाम में फेल होते जाते हैं 3-4 एग्जाम में, तो फ्रेंड सर्कल ज्यादातर बच्चों का ऐसा बन जाता है ना, जो फेल्योर वाला होता है। हाँ। ये तो वो फिर जो है वो उसी में रहते फिर खाने पीने पे, घूमने घामने पे, इन सब चीजों पे आदमी निकल जाता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। तो अच्छा, अब जो है कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी इन्होंने पास आउट किया है इस साल में। अब वो उनको अगर एसएससी जेई निकालना है, यूपी ट्रिपल एससी जेई या कुछ भी निकालना है, तो वो उनको किस हिसाब से अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, कैसे अपनी तैयारी को शुरुआत करेंगे? जितने भी नए लड़के हैं, सबसे पहले तो उनको सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। मतलब उनको अंदर से ये नहीं लगना चाहिए नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब पाना आसान है, मतलब लोग कहते हैं कठिन है, मैं मानता हूँ कंपटीशन है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, डिसिप्लिन है, आप क्रैक कर देंगे। आपको स्टार्टिंग से ही मोटिवेट रहना है और टाइम प्रॉपर पढ़ाई पर देना है। मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है सर। गवर्नमेंट जॉब लेना सबसे आसान है सर। बताओ आपको क्या करना है सर, पढ़ना है। आप अच्छे से पढ़िए, बस दिमाग लगाइए, माइंड का खेल है। आप तो पढ़िए, वो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल तो आप पढ़ते जाइए, बस गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए। लेकिन लड़के के पढ़ने के अलावा सब रखे हैं, तो ओवरऑल सर तो आप नहीं हो पाएंगे ना सर। सब्जेक्ट की शुरुआत कैसे करें बच्चे, जैसे जिनका मान लीजिए सिविल ही है या नॉन टेक का पोर्सन, तो वो शुरुआत कैसे करें उस चीज? सबसे पहले अगर आपको टेक्निकल है, आपको सिविल ट्रेड से है, तो आप एक स्ट्रीम से सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। जैसे सबसे पहले मैंने अभी इसके पहले बताया बिल्डिंग मटेरियल, सबसे पहले आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़िए। आपका बिल्डिंग मटेरियल खत्म हो जाता है। मैं सर ऐसे पढ़ता था, सबसे पहले मैं किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी खत्म करता था। जैसे मतलब बिल्डिंग मटेरियल पहला चैप्टर है, स्टोन है,
तो मैंने सर स्टोन की पहले थ्योरी खत्म की, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करता था, मतलब स्टोन के ही टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेता था पूरा। अब उसमें वो सब प्रीवियस से मैंने क्वेश्चन लगा ले, फिर उसी और भी किताबें खरीदता था, जैसे डी.वी. गुप्ता हो गए सर, और मतलब फिर उसके भी स्टोन वाले क्वेश्चन सारे लगाता था। फिर उसमें जो क्वेश्चन फंसते थे सर से डाउट क्लियर करता था कि ये कैसे होगा सर, इसका आंसर है। कुछ चीजें नोट से नहीं मिलती, आपका 100% नोट किसी कोई भी प्रॉपर नहीं दे पाता है, तो वो आपको खुद से मेहनत करनी है। यहाँ पर ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में नहीं आ रहा है, हटाओ स्किप करो, ये नहीं करना है। ये आपको फिर टीचर से सॉल्व करना है आपको। अब आप तो ऑनलाइन सहारा ले सकते हैं, मतलब वो सॉल्व करना है। फिर चैप्टर आप पढ़िए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाइए, और उसके बाद सर जैसे पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जैसे बिल्डिंग मटेरियल मैंने पूरा खत्म कर दिया, इसी तरह हर चैप्टर का मैंने ऑब्जेक्टिव लगा दी। फिर सर मैं आ जाता हूँ इस पे टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें सिलेक्शन में। आपकी टाइमिंग 2 आवर्स में एसएससी में आपको जितने 200 क्वेश्चन करने हैं, तो वो आपकी जो लड़कों की तैयारी तो स्पीड की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है बिल्कुल। तो मतलब आपको स्पीड मेंटेन आपकी टेस्ट सीरीज से ही होगी। आपको टेस्ट सीरीज डेली देना है, डेली टेस्ट सीरीज तो कंटिन्यू से दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज देंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। स्पीड उसी से मैनेज हो पाती है। बिल्कुल। तो प्रभात, जैसे सब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में 13 से 14 सब्जेक्ट हैं टोटल। तो इससे बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सारे 13-14 सब्जेक्ट हम लोग कवर करें आज की कंपटीशन के हिसाब से, कि जैसे कुछ सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसको भी देख सकते हैं, कि मतलब 6-7 सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा, केवल उतना पढ़ के कंपटीशन निकल जाएगा, कि या जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पढ़ने ही पड़ेंगे। यही सब पढ़ने पड़ इस टाइम पे कंपटीशन आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना। आप वेटेज वाले सब्जेक्ट आप वेटेज वाले पढ़ जाएंगे, लेकिन अभी किसी अदर सब्जेक्ट 5-6 क्वेश्चन कर दिया, आप नहीं कर पाए, बाकी लोग कर दिए, तो वही हो जाएंगे ना। फिर आजकल सर एसएससी जी का भी सर पेपर होता है, तो कई शिफ्ट में होता है। तो उसमें किसी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, किसी दूसरे शिफ्ट में किसी दूसरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है, तो हमको आज के कंपटीशन में तो सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई छोड़ नहीं सकते हैं। नहीं, दूसरी बात तो ये होता क्या कि एनालिसिस देख रहा बच्चा, हाँ कि भाई क्वेश्चन कैसा है, और वही वो पढ़ना शुरू कर रहा कि पता चला अपने सब में आया नहीं। और एक एक नंबर कीमती भी है, ये दबे और कीमती है, वो एक नंबर की वैल्यू वही जान सकता है जिसका एक नंबर से नहीं है। जैसा कि प्रभात का पहली जॉब जो है 1 नंबर से नहीं लगी थी, है ना। तो वो तभी पता चलता है उस चीज को लेके। अच्छा, अभी इस समय जैसे लाइब्रेरी का कल्चर बहुत है जी। कि हर बच्चा जो है, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग बहुत उपलब्ध है, ऑनलाइन उसके पास साधन अवेलेबल है, तो ऑनलाइन वो बेहतर पढ़ भी सकता है। लेकिन लाइब्रेरी का कल्चर को लेके कैसा, कभी आप लाइब्रेरी गए हैं या? सर मैं लाइब्रेरी लास्ट में मैं ज्वाइन किया था बस, मतलब मैं गया हूँ 6 महीने 1 साल रखा, मतलब रूम पर पढ़ते पढ़ते फिर वो रहते, फिर आजकल के हिसाब से ट्रेंड्स में चलता है, जैसे सब आपके दोस्त जा रहे हैं, तो माइंड अप में आता है कि लाइब्रेरी मैं भी नौ में जाऊँ। तो लाइब्रेरी आप जा सकते हैं, बुरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पढ़ना है। आपको ये नहीं कि आप 6 घंटे जा रहे हैं, तो उसमें ये ना हो कि मैं चाय पर निकल गया, वहां निकल गया। मतलब लाइब्रेरी पढ़ने के लिए ही जाना है। जैसे आपको 4 घंटा पढ़ना, 4 घंटे लाइब्रेरी जाइए। आप फुल डे की रिजर्व मत कराइए, आपको जितने घंटे पढ़ना उतने घंटे ही लाइब्रेरी जाइए। मतलब लाइब्रेरी अगर आपको सर जाना है तो पढ़ना है, मतलब पढ़ने के हिसाब से आप मतलब 12 घंटे लाइब्रेरी का कोई कोई नहीं मतलब नहीं है सर, 12 घंटे सर कोई पढ़ इफेक्टिव पढ़ाई जो है 6-7 घंटे ही अगर हो जाती है बहुत। 7 आवर लगभग पढ़ता है बिल्कुल। और एक कहावत भी से बड़ा फेमस है कि 6 घंटे अगर आदमी लगातार पढ़े 6 महीने तक, तो कोई भी वैकेंसी वो है निकाल रेगुलर होना बहुत जरूरी है सर। रेगुलरिटी से आप पढ़ रहे 6 to 7 आवर आप क्रैक कर लेंगे। अच्छा प्रभात, एक क्वेश्चन और था। जैसे जो नया बच्चा फ्रेशर आ रहा है डिप्लोमा करके, तो बच्चों की कई क्वेरीज ऐसी आती हैं, जैसे सब्जेक्ट पढ़ते समय कि सर सब्जेक्ट कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा या कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों का मेरे ख्याल से टेंडेंसी ये होती है कि बहुत जल्दी सिलेबस खत्म कर देना। सर इस चीज पे मैं कहना चाहूँ, मुझको भी जब स्टार्टिंग में मैं कोचिंग में आया था, मुझको भी ये लगता था कि जल्दी कोचिंग खत्म हो जाए, मैं तुरंत सिलेक्शन ले लूंगा। हाँ, मतलब एक तरफ क्योंकि सर ये बच्चों का टेंडेंसी रहता है कि अगर सिलेबस खत्म, 2-3 महीने में अगर सिलेबस खत्म हो जा रहा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं वही प्रभात से आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिलेबस का एक टाइम होता है खत्म करने का, उतना टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, या कोई ऐसा शॉर्टकट है कि हम 3 महीने में सिलेबस पढ़ लिया और सिलेक्शन हो जाएगा? नो सर, नो शॉर्टकट। इसमें आपको जो टाइम है उतना टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस जो है ना एज अ लेंदी सिलेबस है। मतलब कॉन्सेप्ट साफ साफ आपको पढ़ना। कोई भी टीचर होगा पढ़ा के चला जाएगा, फिर आपको वो सब्जेक्ट तैयार ना हो पाए, फिर क्या मतलब है तैयारी का। इसीलिए आपको ये चीजें कंपटीशन उतारने से पहले ही माइंड अप में रखना है कि ये सिलेबस इतना है, इसमें इतना टाइम लगेगा, फिर कंप्लीट होगा। उसके बाद जब सिलेबस हो जाएगा फिर भी आपको टाइम लगेगा, मतलब फिर आपको उतना तैयार करना। मतलब आप कोचिंग के साथ ही सारा सिलेबस नहीं कवर पूरा। आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सर, तो उस समय तो वो सब्जेक्ट तैयार रहता है, आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, पहला सब्जेक्ट आपका रिमूव होने लगता है।
तो कहीं ना कहीं आपको सारे सब्जेक्ट मैनेज करके चलना है, तो टाइम देना पड़ेगा, ओवरऑल टाइम देना पड़ेगा, इसका नो शॉर्टकट कोई नहीं है सर। जैसे प्रभात आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो बच्चों को जैसे अभी आपने कहा कि सर रिवीजन करना होता है, नहीं तो जो है पीछे की चीजें भूलने लगते हैं। तो बच्चे अक्सर ऐसा पूछते हैं कि सर हम ये बच्चों का डाउट रहता है, अब ये भ्रम रहता है कि बहुत लोग ऐसे हो जिनका कंपटीशन निकलता है, तो वो एक बार पढ़ लेते हैं उनको सब याद रहता है। नथिंग नथिंग, ऐसा ये नहीं सर। कुछ होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं होता आपको। मतलब सर हम लोग भी बोलते हैं, मतलब आप कुछ दिन 1 महीना पढ़ाई मत करिए, आपका आधा सिलेबस गया समझ लीजिए। आपको कंटिन्यूटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे दोस्त से सर कोविड के टाइम वो तैयारी छोड़ दिए, उसके बाद फिर स्टार्ट किए, अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। नहीं, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। आप ये ब्रेक नहीं कर सकते हैं कि लाइए मैं 1 महीने बंद कर देता हूँ, क्या हो जाएगा। 1 महीने आपका आधा सिलेबस चला जाएगा, फिर आप उसको जब कवर अप करेंगे उतने टाइम में जो लड़के ना वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे। अच्छा, ये कोर्स खत्म होने के बाद जब हम रिवीजन पे आते हैं, जैसे अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है, तो रिवीजन करने का कोई आपने स्ट्रेटजी अपनाया था कि कैसे रिवीजन करना है, या एक दिन में मतलब 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, कि एक दिन में हमें 2-3 सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ इस तरह का? जी सर, देखिए सर, जब तक कोचिंग होती है ना तब तक तो माहौल बहुत अच्छा होता है। आप कोचिंग जा रहे होते हैं, लड़के होते हैं, उस समय फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है। मतलब आप पढ़ने वाले अगर हैं तो आपका बहुत अच्छा चलता है। लेकिन जिस टाइम से कोचिंग बंद होती है, आप पर सर रूम पर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट डे से ही बड़ा डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब सारा फ्रेंड सर्कल गायब, आप कमरे में बंद हैं, किताब है, मतलब माहौल पूरा चेंज होता जाता है सर। तो उस समय मतलब आपको अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। मतलब मैंने फिर कई बार कह रहा हूँ, मतलब कंपटीशन निकालने के लिए आपको मोटिवेशन होना चाहिए। इसीलिए टीचर वगैरह भी जो पढ़ाते हैं ना, वो हर क्लास में लगभग दूसरे तीसरे दिन मोटिवेट, अभय सर ही लगभग ज्यादातर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, क्योंकि उनको पता है ना कि तैयारी में लड़का मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मैं सर तैयारी ऐसे, जैसे जब कोचिंग खत्म हुई, फिर मैंने सर स्टार्ट ऐसे मैं 2-3 सब्जेक्ट लेकर चलता था। मतलब एक सब्जेक्ट लेकर नहीं, क्योंकि सिविल में इतने ज्यादा सिलेबस है। मैं 2-3 सब्जेक्ट, मतलब जैसे बीएमसीटी आरसीसी सर एक लाइन हो गई लगभग, तो इसमें से एक सब्जेक्ट पकड़ लिया मैंने। फिर मैं उधर स्ट्रक्चर में एक, जैसे मैंने सोम पकड़ लिया, और फिर उधर पीएचई पकड़ लिया। मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आप रखते थे कि एक कोई इजी सब्जेक्ट हाँ, और एक कोई टफ टफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। दोनों साथ में जी लेते जी, थे, 2-3 सब्जेक्ट जिससे साथ मतलब में जो है केवल थ्योरी पढ़ के बोरियत ना हो, हाँ या हाँ, केवल न्यूमेरिकल लगातार लगा करके जो है दिमाग में प्रेत तंबू ज्यादा ना हो। बिल्कुल सर। ऐसे करता था, फिर इधर नॉन टेक पढ़ता रहता था। इसी तरह से कंटिन्यू, मतलब ऐसे ही पढ़ता गया सर। मतलब ये नहीं था आपको कुछ अलग नहीं करना, बस आपको कंटिन्यूटी बना के चलना है। और ये चीज एनालिसिस आपको जरूर करना है। आप तैयारी करें तो आपका कहीं ना कहीं एसएससी प्री हर साल निकलना चाहिए। मतलब इतना तो हो कि अभी तभी आप तैयारी में मत ना कुल, ये नहीं आपका नहीं जैसे कुछ नंबर से रह रहा तब भी आप हैं, लेकिन आपका बहुत ज्यादा नंबर से रह रहा, तो आपको अंदर एनालिसिस करिए, उसको इम्प्रूव करिए सर। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है सर, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इतना जरूरी है। अच्छा बेटा, जैसे जीएस की बात तो हो गई, जीएस तो पढ़ना है, साथ में रीजनिंग भी है। जी, जैसे जो बच्चा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, तो रीजनिंग को कैसे पढ़े? एसएससी जेई के बारे में सर मैं एक बार बता देता हूँ कैसे क्या तैयारी करनी, क्योंकि मैंने प्री मेंस और डीवी हर बार दिया है। तो एसएससी का सिलेबस सर ऐसा, आपको 2 ओवर में 20 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 50 रीजनिंग के आते हैं, 50 आपके जीएस के आते हैं, और 100 टेक्निकल के होते हैं। तो आपको ऐसा तैयार करना है कि आपको 1 घंटे में टेक्निकल खत्म करना है। मतलब 60 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल लगाने हैं। मतलब 100 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता, लेकिन आप गो थ्रू जरूर होना है कि 200 क्वेश्चन तो पहुंच जाए। 100 क्वेश्चन कवर जी, कर तो पाए। आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाए ना 60 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हो जाए। तो मैं सर ऐसा करता था, मैं जब टेस्ट सीरीज देता ना, मैं 100 क्वेश्चन को 60 मिनट वाली टेस्ट सीरीज देता था। तो धीरे धीरे मेरा वही स्टैमिना माइंड में बन गया था कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका टाइम मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल का हो गया। और नॉन टेक का सर मैं ऐसा करता था, रीजनिंग सर लेंथी पार्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है। आपके एबीसीडी वाले सवाल तो जल्दी हो जाएंगे, सीटिंग अरेंजमेंट है, एजम्पशन स्टेटमेंट वाले हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको सर मैं ऐसे डिवाइड करता था कि 40 मिनट्स में मैं 50 रीजनिंग के कर लेता था, फिर इधर जो 20 मिनट्स बचते थे इसमें मैं जीएस कर देता था। जीएस। मतलब ये टाइम टेबल आपके माइंड में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 200 है, आप रीजनिंग ही लगा रहे हैं, आपका पूरा टाइम हो गया, फिर आप कर ही नहीं पाएंगे। ये माइंड अप में सब जरूर रहना चाहिए कितने मिनट में क्या करना है। क्योंकि सर ये सिलेक्शन का खेल है ना, तो इसमें खाली नॉलेज ही नहीं मैटर करता है सर। कुछ लोगों को नॉलेज बहुत होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट कर पाए तब आप बाहर हो जाएंगे। अच्छा, अब बच्चा जो सबसे ज्यादा जो इंतजार करता है वो ये करता है कि भाई अगर आपकी किसी चीज में नौकरी है तो उसमें सैलरी कितनी मिल रही है। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई में 2024 से ज्वाइनिंग है। और कितना समय हो गया लगभग ज्वाइन करे हुए? 24 में मतलब किस मंथ में ज्वाइनिंग थी? यूपी ट्रिपल एस सी की जो जॉब है ये सर 4200 ग्रेड पे की है, जिसमें आपको डीए मिलता है,
वो भी इंक्रीमेंट हर साल 2 बार इंक्रीमेंट उसका होता है, और आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती जाती है हर ईयर। तो ओवरऑल सैलरी तो गुड बन जाती है, मतलब इतना है कि आप अच्छे से अपनी फैमिली सर्वाइव कर लेंगे। यूपी ट्रिपल सी जेई में। जी सर। ठीक है। फिर भी नियर अबाउट कि उसमें एक हर महीने आईफोन खरीद सकते हैं या हर महीने जो चलता है ट्रेंड की ये खरीद सकते हैं। जैसा कि आप प्रभात आपने कहा कि आपकी एज अभी 22 साल है, ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2000 है, तो लगभग जो है आपने कितने एग्जाम क्वालिफाई किए आपने? सर ओवरऑल मेरा फाइनल सिलेक्शन 7 एग्जाम में हुआ है। 7 एग्जाम में कौन कौन से? सर सबसे पहले सर मैंने एसएससी का बीआरओ में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद सर मेरा एसएससी एमईएस में सिलेक्शन हुआ। लेकिन सर डिप्लोमा के साथ एक्सपीरियंस मांगता है। 2 साल। जी 2 साल का। तो मैं डिप्लोमा होल्डर था, तो मैंने वो सीट वेस्ट नहीं की, मतलब मैंने चॉइस नहीं किया। लेकिन मेरी जो कट ऑफ थी उससे ज़्यादा थी, मतलब मैं उसको कट ऑफ को क्लियर कर रहा था। और उसके बाद सर मेरा टीएचडीसी में 3rd एग्जाम में सिलेक्शन हुआ। चौथा सर मेरा एनएचपीसी जेई में हुआ। पांचवा सर टीएचडीसी जेई में हुआ। छठा सर एलएमआरसी जेई में हुआ। और सातवां सर यूपीडब्ल्यूएससी जेई में हुआ। ये स्टूडेंट्स के लिए था जिनको ये लगता है गवर्नमेंट जॉब पाना जो है बहुत कठिन है। तो आप देख पा रहे हो इसे प्रभात गुप्ता जी हैं, इनका इनका सिलेक्शन जो है 22 साल की एज में इन्होंने 7 गवर्नमेंट जॉब को क्रैक किया है, और सब एक से बढ़कर एक जॉब है। प्रभात, अब इसके बाद कोई और प्लान है आगे? यूपी ट्रिपल सी जेई में भी आपकी जॉब चल रही है, कुछ और भी सोचा यार ये एग्जाम भी निकालना अभी, या इसी में हमें जो है अपना लाइफ लेके आगे चलना? अभी तो सर कुछ नहीं सोचा है, अभी तो यही चल रहा है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो साथियों, ये रहा ओवरऑल प्रभात के साथ एक शानदार सा इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू से आप ये भी चीज सीख पाएंगे कि हम कैसे कई सारी परीक्षाएं नहीं देने के बावजूद भी अपने अंदर वही लगातार मोटिवेशन, वही उत्साह रख सकते हैं, ताकि आगे की परीक्षाओं में हम और बेहतर कर सकते हैं। और जहां आपकी एक बार कोई भी नौकरी लगना शुरुआत होती है, आपके पास फिर एक अलग आत्मविश्वास आ जाता है, और उसके बाद फिर नौकरियों की ढेर लग जाती है। इसी तरीके से कई सारे और भी इंटरव्यू आपको एमडी टेक्निकल क्लासेस पर देखते हुए मिलते रहेंगे। और अगर आप किसी भी टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी जेईई या यूपी ट्रिपल एससी या कोई भी अन्य परीक्षा है, तो आप एमडी टेक्निकल क्लासेस से इसी तरीके से बने रहिएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।